तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रियू सियोंग को सैंडल फेंक कर रोकती है और पूछती है कि अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था। सियोंग उसे सैंडल पहना देता है, फिर उसे बता नहीं जा रहा था कि तभी यहाँ पे रियू का एक्स फियांसे ह्योंजून आ जाता है। उसे यहाँ देखकर रियू और सियोंग दोनों शॉक्ड होते हैं। रियू से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। ह्योंजून कहता है कि तुमसे मिलने आया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जो सुन सियोंग तो गुस्से में उसकी ओर मुड़ता है। ह्योंजून उसे हाय कहता है और सियोंग उसे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आए। ह्योंजून कहता है क्या मतलब। तो सियोंग कहता है कि तुम्हें मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर रियू का हाथ होल्ड करके उसे ले जाने लगता है। ह्योंजून रियू का दूसरा हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। तभी रियू के मॉम डैड भी इधर से ही आ रहे थे और ह्योंजून को देखकर तो उसके डैड उसे मार नहीं आ जाते हैं, पर मॉम उन्हें रोकती है, वरना फिर से उनके नेबरहुड में ये वाली बात भी फैल जाती। पर डैड तो ह्योंजून पे गुस्सा करे जा रहे थे, इसीलिए मॉम पहले डैड को घर भेजती है, फिर सियोंग को अपने घर भेजती है, फिर रियू और ह्योंजून को घर ले आती है, जहाँ ह्योंजून को अच्छे से बिठाकर खाना खिलाती है, जो देखकर डैड को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इधर सियोंग तो उनके घर के बाहर ही टहल रहा था, अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अभी उसे मोयम देख लेती है तो उसे अंदर चलने के लिए कहती है। तो सियोंग उसे बताता है कि एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है, रियू का एक्स फियांसे। जो सुनकर मोयम को तो और गुस्सा आता है। वो कहती है कि चल अंदर चल के उसकी धुलाई करते हैं। साली की हिम्मत कैसे भी वापस आने की। सियोंग कहता है कि तुझसे ज्यादा तो मैं उसे मारना चाहता हूँ। इधर खाना खिलाने के बाद दोनों को सामने बिठाकर मॉम सवाल पूछती है कि क्या रियू ने तुम्हें चीट किया। ह्योंजून कहता है नहीं, बस मॉम को यही सुनना था। फिर तो वो एक डंडा उठाकर उसे मारने ही लग जाती है। रियू और उसके डैड भी मॉम को नहीं रोक पा रहे थे। रियू ह्योंजून को बाहर निकालती है। इधर सियोंग और मोयम कन्वीनियंस स्टोर में ड्रिंक कर रहे थे। मोयम उसे कहती कि चलना उसे जाकर पीटते हैं। सियोंग कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैं कौन होता हूँ उसे मारने वाला। मोयम कहती है तू रियू के मम्मी के फ्रेंड का बेटा है, उसका बचपन का दोस्त है। सियोंग कहता है वही तो, हम बस दोस्त हैं। मोयम कहती है अबे दोस्ती ही तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, दोस्तों से ही तो हम अपनी खुशी और गम बांटते हैं। सियोंग कहता है मेरी वजह से उसे और ज्यादा दुख पहुंचा तो। मोयम तो उसकी बातें सुन फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कहती है तू और कब तक ऐसे ही लूजर बना रहेगा, रियू को बता क्यों नहीं देता। जो सुन सियोंग शॉक्ड होता है, उससे पूछता है कि तूने मेरा लेटर पढ़ा था। मोयम कहती है हाँ, और मुझे हाई स्कूल टाइम से ही पता था। सियोंग कहता है तूने उसे बताया तो नहीं ना। मोयम कहती है नहीं, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें बताना चाहिए, तूने लेटर को तो दफना दिया था, पर अगर अपनी फीलिंग्स को भी तूने अपने दिल में दबा कर रखा तो उसे कैसे पता चलेगा। सिर्फ तू ही सफर करेगा और एक तरफा प्यार में फंस कर रह जाएगा, और अगर देर हो गई तो मैं भी तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए गुड लक टू यू। ये बोलकर चली जाती है। इधर ह्योंजून रियू को बताता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा, बेसिक चीजें तक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रियू कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, बस ये इतने साल साथ रहने का साइड इफेक्ट है, जो हैबिट बन चुकी थी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आई होप कि हम दोबारा कभी नहीं मिले। ये बोलकर वो चली आती है। घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो रात को मोयम के घर ही रुक जाती है, जहाँ मोयम उसे पूछती कि तूने जो पिछली बार कहा था क्या वो अभी वैलिड है। इससे फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिस दिन सियोंग ने रियू को ये कहते हुए सुना था कि वो अभी अपने एक्स से प्यार करती है, उससे थोड़ी टाइम पहले रियू और मोयम में बात हुई थी। मोयम ने जब उसके एक्स के बारे में पूछा था, रियू ने बताया था कि उसे उनके साथ बिताए मोमेंट्स पसंद है, साथ में अच्छे मेमोरीज हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप सही नहीं होते, उससे बाहर निकलना ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं उसे भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मोयम उससे पूछते हैं कि क्या ये बात अभी वैलिड है। रियू कहती हाँ, मैं दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। जो सुन मोयम को रिलीफ होता है और सोने लगती है। पर इधर रियू सियोंग के बारे में सोच रही थी, इवन उसे कॉल करने के बारे में भी सोच रही थी। इधर सियोंग भी रियू का ही नंबर देख रहा था, दोनों में से कोई भी सामने से कॉल नहीं करता। अगले दिन रियू के मॉम डैड ह्योंजून के बारे में ही बातें कर रहे थे। मॉम का गुस्सा तो शांत हो गया था, इवन उन्हें तो ये भी लग रहा था कि शायद ह्योंजून सच में अभी भी रियू से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे मनाकर वापस ले जाने आया है। अब तो रियू के लिए भी अच्छा ही है ना, लेकिन डैड तो उसके सख्त खिलाफ थे। तभी रियू के मॉम के फोन पे ह्योंजून का मैसेज आता है, तो मॉम जाती है रियू के रूम में। रियू ऐसे ही कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में बाहर जाने वाली थी। मॉम उसे कहती कि ऐसा ड्रेस पहनकर कौन बाहर जाता है। ये बोलकर वो उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकालती है, उसे थोड़ा अच्छे से मेकअप वगैरह भी करने के लिए कहती है। रियू को कुछ तो गड़बड़ लगता है, पर वो रेडी होकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि तभी घर के बाहर ही उसे ह्योंजून मिल जाता है, जो उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाता है। रियू समझ जाती है कि मॉम ने ये सब क्यों किया। पर तभी सियोंग अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है और रियू को देखकर कहता है कि क्लास के लिए लेट हो जाएगी, इसलिए जल्दी चल। रियू भाग के उसके पास चली आती है और साइकिल में बैठकर दोनों कुकिंग क्लास के लिए निकलते हैं। तो सियोंग उससे कहता है कि ये तूने क्या ड्रेस पहना है, तेरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही, और अपने चेहरे पे क्या लगाया है। रियू उसे अपने फाउंडेशन के बारे में बताती है। कहता है कि तू इतना सज धज कर निकली थी, शायद तुझे पता था कि तू उसे मिलने वाली है। रियू कहती है ये सब मेरे मॉम का किया धरा है। जो सियोंग कहता है कि फिर आज से मैं उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। रियू को सुनाई नहीं दिया तो उससे पूछती है। इस पे सियोंग कहता है कि मैंने कहा कि तू बहुत अगली दिख रही है। जैसे रियू तो उसे पिंच करने लग जाती है। सियोंग का बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर रियू उसे कस के पकड़ लेती है। तो दोनों हैप्पीली जा रहे होते हैं, तभी कल रात की बात आती है। दोनों एक साथ ही कल रात के बारे में पूछने लगते हैं। रियू सियोंग को पहले कहने के लिए कहती है, तो सियोंग कहता है कि ह्योंजून ऐसे ही तो नहीं आया होगा, क्या वो वापस तुम्हारे साथ आना चाहता है। आई मीन तुम
तुम दोनों इतने सालों से साथ थे, अचानक ब्रेकअप के बाद उसे फिर से देखकर पुरानी फीलिंग्स वापस आ ही सकती है। अब रियू को वो कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था कि ऐसे भी तो तुम दोनों सिर्फ डेटिंग तो नहीं कर रहे थे, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। इसे सुनकर रियू तो गुस्सा हो जाते हैं, कहती कि क्या और कोई बात नहीं है करने की। सियोंग फिर से शुरू हो जाता है तो रियू उसे साइकिल रोकने के लिए कहती है, तो सियोंग अचानक ब्रेक लगाता है, जिससे रियू का चेहरा उसके पीठ पे लग जाता है। रियू के चेहरे का फाउंडेशन उसके जैकेट में लग जाता है। रियू तो गुस्से में उसके साइकिल को लात मार के चली जाती है। सियोंग को रियलाइज होता है कि शायद उसे योंजन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर क्लास में आकर तो रियू गुस्से में ही खाना बना रही थी। इधर सियोंग ऑफिस आता है तो लीना और म्योंग उसके जैकेट पर वो फाउंडेशन का निशान देखते हैं। इसमें रियू के फेस का शेप भी आ गया था, जिसे देखकर लीना पहचान लेती कि ये किसी लड़की के फेस का फाउंडेशन है। म्योंग कहता है शायद किसी लड़की ने बैक हग किया था, तो दोनों गेस करने लग जाती कि वो कौन हो सकती है। म्योंग कहता है कहीं तेही तो नहीं। तभी यहाँ पर तेही पहुंच जाती है, जिसे देखकर लीना कहती है नहीं तेही नहीं हो सकती। ये बोलकर वो चली जाती है। तेही सियोंग से उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाती है, जहाँ सियोंग तो अभी भी रियू और योंजन के बारे में ही सोच रहा था। तो तेही भी उसे रियू का नाम लेकर थोड़ा टीज करने लगती है। इधर जब से यंदू बीमार हुई थी, तानो जल्दी घर आ जाता था, उसे पिक करने के लिए किंडरगार्टन आता था। तो यंदू से पूछते कि आप हर दिन हाफ डे लेकर क्यों आ जाते हो, आपकी कंपनी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं एक कमजोर लड़की हूं, उसे हमेशा अपने डैड की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तानो उसे समझाता है कि डोंट वरी, हमें ऐसे छुट्टियां लेने की परमिशन है। तो यंदू कहती है कि मेरे कॉलेज जाने तक आप अच्छे से जॉब करो, फिर जब मैं काम करने लगूंगी तो फिर आप आराम से घर पे बैठ जाना, फिर आपको मेरी जितनी फिक्र करनी हो कर लेना। इधर मोहिम अपने ऑफिस के पास के कन्वीनियंस स्टोर में लंच लेने आई थी। इसी रास्ते से दानो और यंदू भी घर जा रहे थे। अभी अचानक एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार के ओनर को हार्ट अटैक आने की वजह से बेहोश हो गया था। उसे देखकर मोहिम भाग कर आती है और पास के शॉप से हैमर लेकर कार का शीशा तोड़ के दरवाजा ओपन करके उस आदमी को बाहर निकालती है। दानो को देखती तो उसे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। उस आदमी को CPR देने लगती है, इससे 1-2 मिनट बाद उस आदमी को होश आ जाता है। इस तरह मोहिम उस आदमी को बचा लेती है। मोहिम को देखकर योंजन तो इम्प्रेस हो जाती है। रियू जब कुकिंग क्लास से वापस आ रही थी, उसे फिर से योंजन मिलता है। रियू उसे इग्नोर करके जा रही थी तो योंजन अपने पैर में दर्द होने का नाटक करता है, जिसे रियू उसे देखने के लिए वापस आती है। योंजन उसे फिर से सॉरी वॉरी कहने लग जाता है, एक और चांस देने के लिए कहता है, लेकिन रियू मना करके जाने लगती है। तो योंजन उसे आखिरी बार साथ में खाना खाने के लिए चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इधर मोहिम की ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो घर आ रही थी। अभी बाहर उसे योंदो और दानो मिलते हैं। तो मोहिम भाग के योंदो से बात करने जाती है, तो योंदो से नीचे झुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसके गाल पे चोट लगी थी, इसीलिए उस पे मलहम लगाकर बैंडेड लगा देती है, जिससे दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। क्योंकि आज योंदो को मोहिम बहुत ही कूल लगी थी। अब ये लोग भी घर जा रहे थे, इसीलिए वो मोहिम को लिफ्ट देने की बात करते हैं। तो तीनों घर के लिए निकलते हैं। अब योंदो को थोड़ा फीवर था, इसीलिए कार में ये लोग AC नहीं चला रहे थे। दानो को पसीना आ रहा था, इसीलिए वो जैकेट उतार देता है। तो दानो से बताता है कि आज योंदो तुम्हें देखकर बहुत ही इंप्रेस हो गई थी, वो तो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। मोहिम कहती फाइनली वो अब मुझसे नाराज नहीं है। तो दानो कहता है क्या तुम्हें ऐसे चोट लगती रहती है? मोहिम कहती हाँ कभी कभी लग जाता है। दानो पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मोहिम कहती बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात का हमेशा डर रहता है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची, किसी को बचा नहीं सकी। दानो कहता है तुम सच में काफी ब्रेव हो, तुम्हें देखकर रियलाइज होता है कि हीरोज हमारे आसपास ही हैं। मोहिम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। दानो से बताती है कि पर मैंने एक असली हीरो को देखा है। एक दिन एक घायल इंसान को ले जाते हुए हमारा एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गया था, आगे वाले कार्स हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तब अचानक एक आदमी कार से निकला, उसने हमारे एम्बुलेंस के सामने के सारे गाड़ियों को उनके ओनर से बात करके साइड हटवा दिया। उसे देखकर मुझे लगा कि वही मेरे सपनों का राजकुमार है, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। पता नहीं वो कौन था, पर मैं उसे मड फ्लैट मैन बुलाती हूँ। दानो पूछता है इसका क्या मतलब है? तो मोहिम कहती है कि उस आदमी ने एक टी-शर्ट पहना हुआ था जिसके पीछे लिखा हुआ था आई लव यू मड फ्लैट्स। ये सुनकर दानो शॉक्ड होता है, सडनली ब्रेक मारता है, जिससे वो थोड़ा आगे झुक जाता है। एंड कोइंसिडेंटली आज दानो ने वही टी-शर्ट पहना हुआ था। इसे देखकर मोहिम शॉक्ड होती है, उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो दानो बताता है कि एक स्टोरी कवर करते हुए मैं एक एनवायरमेंटल ग्रुप से मिला, काम था मड फ्लैट गार्डियन, उन्होंने ही मुझे ये टी-शर्ट दिया था। तो मोहिम कहती है कि इसका मतलब तुम उस आदमी को जानते होगे। अब दानो से कैसे बताए कि वो आदमी वही था? तो दानो कहता है कि मैं नहीं जानता, पर उस ग्रुप में सिर्फ बूढ़े लोग ही थे। मोहिम उस आदमी के बारे में बताने लगती है कि मैंने उसे पीछे से देखा था, कि वो यंग था, लगभग हमारे ही एज का होगा, और उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारे जितनी थी। इतना बोलते ही वो समझ जाती कि वो आदमी दानो ही था। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, क्योंकि मोहिम ने उस आदमी को अपने सपनों का राजकुमार बोल दिया था। ये लोग घर पहुंच ही गए थे, तो जल्दी से मोहिम कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। दानो भी बाहर आकर उसे रोकता है, पूछने पर बताता है कि वो उसे कुछ देना चाहता है। वो हड़बड़ी में बैग से कुछ निकालने लगता है, जिससे वो चीजें गिर जाती है। तो मोहिम उसे हेल्प करने आती है। अब वो इतनी सारी मेडिसिन देखकर, ये सारी मेडिसिन किसके लिए है? दानो बताता है कि ये सब तुम्हारे लिए। वो फार्मेसी में बताया कि डिफरेंट मेडिसिन लगानी पड़ेगी, इसीलिए वो हर एक मेडिसिन के बारे में उसे बताने लगता है। सारे मेडिसिन उसे देने के बाद कहता है कि प्लीज अपने आप को हर्ट मत होने देना। उस मोहिम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मोहिम भागकर घर के अंदर आ जाती है। उसकी हार्ट बीट तो और ज्यादा फास्ट हो रही थी। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।